गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 97। ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल प्रोसेस जो प्लांट्स का है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और देखिए अब तक हमने इसका एक इनिशियल फेज कंप्लीट कर लिया है जिसमें आपको ग्रोथ की प्रॉपर्टीज, ग्रोथ के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और इसके अलावा ग्रोथ के जो पैरामीटर्स हैं, ग्रोथ की जो रेट्स हैं, टाइप्स हैं, ये सब बातें हमने डिस्कस कर ली हैं, इंक्लूडिंग डिवीजन, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। अब हम डिस्कस करेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हैं वो क्या हैं। तो देखिए कुछ केमिकल सब्सटेंसेज प्लांट में ग्रोथ को मेंटेन करते हैं, प्लांट में ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। उससे पहले आप ये देखें ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट, थ्री टर्म्स यहां मैं यूज कर रहा हूं। देखिए एक है स्टूडेंट्स ग्रोथ, एक आप कह रहे हैं डेवलपमेंट, और एक आप इसके साथ डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो देखिए वैसे ग्रोथ, डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन जो हैं ये ऑल थ्री टर्म्स क्लोजली रिलेटेड है। क्लियर? आपने कहा ग्रोथ हुई तो क्या है? इट इज एग्जैक्टली द इंक्रीज। ग्रोथ जो है वो इंक्रीज है। लिविंग सिस्टम में इस इंक्रीज को आपने डिस्कस किया, इंक्रीज इन द मास एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। डेवलपमेंटल जो प्रोसेस है इसको आपने डिस्कस किया, ये क्या है? इट इज द सम टोटल ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। क्लियर? और इसके अलावा जो डिफरेंशिएशन है, इस डिफरेंशिएशन को हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आप कह रहे हैं इट इज द फंक्शनल डिटर्मिनेशन। बेसिकली इट इज द फंक्शनल डिटर्मिनेशन बेसिकली। तो फंक्शनल डिटर्मिनेशन का प्रोसेस ये होता है। अब अल्टीमेटली ये देखिए, यहां किसी पर्टिकुलर सेल का फंक्शनल डिटर्मिनेशन हो मतलब वो डिफरेंशिएट हो, किसी सेल का डेवलपमेंटल प्रोसेस चल रहा हो या प्लांट का डेवलपमेंटल प्रोसेस चल रहा हो मतलब ग्रोथ भी हो रहा हो डिफरेंशिएशन के साथ, और किसी पर्टिकुलर सेल से लेकर प्लांट और प्लांट ऑर्गन जो है उनमें इंक्रीज आ रहा हो मतलब ग्रोथ हो रहा हो, तो इन सब के लिए जो है वो रेगुलेटिंग फैक्टर्स प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो रेगुलेटिंग फैक्टर्स हैं, ये रेगुलेटिंग फैक्टर्स जो हैं इनको आप इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स में काउंट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूं द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल प्रोसेस control under some regulators और आप कहेंगे factors, and these regulators and factors are the intrinsic and extrinsic। तो यहां देखिए intrinsic एंड एक्सट्रिंसिक जो फैक्टर्स हैं इनमें आप इनको डिवाइड कर सकते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर्स क्या है? ये भी स्टूडेंट्स एक अच्छा पॉइंट है समझने के लिए। देखिए किसी भी प्लांट का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसके अकॉर्डिंग आप ये कह सकते हैं वो ग्रोथ करेगा या उसमें ग्रोथ आएगी। तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्लांट अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो केमिकल इन्फ्लुएंस जो इंटरनली प्रेजेंट है प्लांट्स में, वो केमिकल इन्फ्लुएंस एग्जैक्टली इस ग्रोथ को मेंटेन करेगा या रेगुलेट करेगा। तो एनसीईआरटी का जो रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग आप ये देख सकते हैं इंट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर फैक्टर्स इस इंट्रिंसिक में हम काउंट कर सकते हैं। फर्स्ट इंट्रासेलुलर, और देखिए इंट्रासेलुलर में आपको ये देखने को मिलेगा जेनेटिक फैक्टर्स हैं ये, जैसा मैं भी बात कर रहा था जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी पर्टिकुलर सेल का अपना जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग वो एक्सप्रेस करेगी। ठीक है, और सेकंड इंटरसेलुलर, स्टूडेंट्स इसको अगर आप डिस्कस करें इंटरसेलुलर, तो यहां आपको देखने को मिलेगा प्लांट्स में जो केमिकल सब्सटेंसेज हैं ये किसी एक पर्टिकुलर सेल में पर्टिकुलर पार्ट में सिंथेसाइज होते हैं और वो ट्रेवल करते हैं थ्रू आउट द प्लांट। आपने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स जो चैप्टर है फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर में आपने डिस्कस किया था, ऑक्सीन और साइटोकाइनिन कैसे ट्रेवल करता है, कैसे उनमें पोलर मूवमेंट जो है वो देखने को मिलता है। तो इंट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर ये जो केमिकल्स हैं, इन्हीं केमिकल्स को आप कह रहे हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। इन्हीं को आप क्या कह रहे हैं? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है, दूसरी तरफ देखिए एक्सट्रिंसिक फैक्टर हैं। ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स बेसिकली स्टूडेंट्स एनवायरमेंटल फैक्टर हैं। Extrinsic factors are the
एनवायरमेंटल फैक्टर्स, और जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स एग्जैक्टली आपको देखने को मिलेंगे। लाइट, जिसको आपने लास्ट टाइम डिस्कस किया है, एज ए स्टिमुलस प्लांट रिसीव करता है, एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी प्लांट इसको रिसीव करता है। और इसको बेसिकली यहाँ जब एक्सप्लेन किया गया है डेवलपमेंटल प्रोसेस में या ग्रोथ में, तो यहाँ लाइट को एज ए सिग्नल जो है वो स्टूडेंट्स एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद आप कह सकते हैं वाटर जो मेन प्रोटोप्लाज्मिक कंपोनेंट है, टेम्परेचर जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करवाने के लिए इसेंशियल है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप कहेंगे न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स या न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एग्जैक्टली आपको पता है डिफरेंट टाइप ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो हैं उनके थ्रू प्रोटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स को सिंथेसाइज करने में हेल्पफुल हैं। और उसके अलावा आप कह सकते हैं ऑक्सीजन, जो बेसिकली देखिए ऑर्गेनिक मैटर जो है उस ऑर्गेनिक मैटर से एग्जैक्टली क्या कर रहा है, एनर्जी रिलीज करवाने में हेल्प करता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके से ये जो ग्रोथ है, ये जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है, ये जो डिफरेंशिएशन है, all three terms are closely related and these are regulated by some factors, the under control of some regulators or factors। तो इनको हमने इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स में स्टूडेंट्स कैटेगराइज किया है। जो इंट्रिंसिक हैं वो इंट्रिंसिक आप ये कहेंगे इंट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर हैं। इंट्रासेलुलर जो फैक्टर हैं वो जेनेटिक हैं विद इन सेल, ठीक है, ये आप कहेंगे इंट्रासेलुलर within cell, और इंटरसेलुलर आप ये कह सकते हैं इन बिटवीन सेल, ठीक है, इन बिटवीन सेल्स। तो ये एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक फैक्टर है। तो देखिए अब हम इन्हीं केमिकल इन्फ्लुएंसेज को स्पेसिफिकली स्टडी करेंगे, जो उनको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और पीजीआर कहा जा रहा है, या फिर इनको स्टूडेंट्स कहा जाता है फाइटो हॉर्मोन्स। क्लियर? तो देखिए अगला यहां मैं मेंशन कर रहा हूं फाइटो हॉर्मोन्स, इनको आप कहेंगे प्लांट हॉर्मोन्स, या फिर ये हैं पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जैसा ऊपर आपने मेंशन कर रखा है। तो ये पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स इनको कहा जा रहा है। ये क्या है? तो आप ये कह सकते हैं ये केमिकल इन्फ्लुएंसेज और केमिकल सब्सटेंसेज हैं, ठीक है। केमिकल सब्सटेंसेज और इन्फ्लुएंस ऑफ सिंपल कंपोजिशन। तो जो केमिकल सब्सटेंसेज और केमिकल इन्फ्लुएंसेज हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन इनका देखने को मिल सकता है। तो यहां कहा गया केमिकल सब्सटेंसेज ऑफ डाइवर्स कंपोजिशन, सिंपल फॉर्म एंड डाइवर्स कंपोजिशन, ऐसा आप मेंशन कर सकते हैं। ये जो है केमिकल सब्सटेंसेज हैं, सिंपल फॉर्म्स और सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, और सिंपल मॉलिक्यूल्स होने के साथ साथ आप ये कहेंगे इनका डाइवर्स कंपोजिशन है। तो अल्टीमेटली आप ये देखिए इन केमिकल सब्सटेंसेज के थ्रू ग्रोथ डेवलपमेंटल प्रोसेस रेगुलेट हो रहा है। तो आप ये कहेंगे इनका एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सबसे पहली बात तो आपने लिखा दे आर द केमिकल सब्सटेंसेज, द पीजीआर और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर द केमिकल सब्सटेंसेज ऑफ सिंपल फॉर्म और द सिंपल मॉलिक्यूल्स विद डाइवर्स कंपोजिशन एंड डाइवर्स फंक्शन। क्लियर? सेकंड में ये कह रहा हूं, ये जो पीजीआर या फाइटो हार्मोन्स हैं या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं स्टूडेंट्स, ये आप कहेंगे केमिकल इन्फ्लुएंस ऑफ माइन्यूट कंसंट्रेशन। ये जो है वो क्या है? केमिकल इन्फ्लुएंसेज ऑफ माइन्यूट कंसंट्रेशन, केमिकल इन्फ्लुएंसेज ऑफ
माइन्यूट कंसंट्रेशन, ठीक है। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं ये प्लांट्स के सारे पार्ट्स में जरूरी नहीं है सिंथेसाइज हो, लेकिन प्लांट के जिन पार्ट्स में सिंथेसाइज होते हैं फ्रॉम द साइट ऑफ सिंथेसिस टू साइट ऑफ एक्शन ये ट्रेवल कर सकते हैं। तो इनको स्टूडेंट्स आप ये कह सकते हैं ये जो केमिकल इन्फ्लुएंसेज हैं दे आर द ट्रांसमिटेबल। ट्रांसमिटेबल इनका ट्रांसमिशन स्टूडेंट्स होता है, ये ट्रांसमिटेबल है। अब कहां से कहां ट्रांसमिट हो सकेंगे, तो आप ये कहेंगे फ्रॉम साइट ऑफ synthesis to site of synthesis to site of action, from the site of synthesis to the site of action। जहां सिंथेसाइज हो रहा है वहां से जहां इसकी रिक्वायरमेंट है वहां तक ये ट्रांसमिट हो सकते हैं या ये ट्रांसमिटेबल हैं। क्लियर? सो द केमिकल इन्फ्लुएंसेज और केमिकल सब्सटेंसेज आर द ट्रांसमिटेबल सब्सटेंसेज। एरियल पार्ट्स में, लीव्स में सिंथेसाइज अगर हो रहा है तो ऑब्वियस है किसी नियर बाय बर्ड में, वेजिटेटिव बर्ड में वो ट्रांसमिट हो सकता है जहां उसका फंक्शनल रिक्वायरमेंट है या जहां उसकी रिक्वायरमेंट है। क्लियर? तो ये स्टूडेंट्स प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स ग्रोथ, डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। केमिकल इन्फ्लुएंसेज हैं, केमिकल सब्सटेंसेज हैं, माइन्यूट कंसंट्रेशन या स्मॉल अमाउंट में ये सिंथेसाइज होते हैं और ये ट्रांसमिटेबल होते हैं। अब इन ग्रोथ रेगुलेटर्स का या पीजीआर जो है इनका देखिए आप कहेंगे एडवर्स इफेक्ट भी आता है और इनका जो है वो ग्रोथ प्रमोटिंग इफेक्ट भी है। तो बेसिकली जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं दे रिप्रेजेंट ग्रोथ प्रमोशन। तो ये ग्रोथ प्रमोटिंग है, ये क्या है? ग्रोथ प्रमोटिंग एंड दे ऑल्सो ग्रोथ इनहिबिटिंग। ये ग्रोथ प्रमोटिंग होने के साथ साथ ग्रोथ इनहिबिटिंग भी है। ये ग्रोथ को प्रमोट कर सकते हैं, ये ग्रोथ को इनहिबिट कर सकते हैं। तो ग्रोथ प्रमोटिंग और ग्रोथ इनहिबिटिंग फॉर्म्स जो हैं स्टूडेंट्स इनकी हमें डिस्कस करनी है। ग्रोथ प्रमोटिंग में आपको यहाँ पढ़ना है ऑक्सीन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन्स, और ग्रोथ इनहिबिटिंग सब्सटेंसेज में आपको यहाँ डिस्कस करना है एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। तो फर्दर देखिए उनकी डिटेल पे चलते हैं। आपके पास प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं और ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और पीजीआर हैं, इन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और पीजीआर को आप पढ़ रहे हैं जो आप कह रहे हैं ग्रोथ प्रमोटिंग एंड ग्रोथ इनहिबिटिंग सब्सटेंसेज हैं। ग्रोथ प्रमोटर्स एंड ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। growth promoters and growth inhibitors। So plant growth regulators ठीक है। इसमें देखिए ग्रोथ प्रमोटर्स, ठीक है, जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। ग्रोथ इनहिबिटर्स, ग्रोथ प्रमोटर्स एंड ग्रोथ इनहिबिटर्स, ठीक है। तो जो ग्रोथ प्रमोटर्स हैं देखिए ये हैं ऑक्सीन, इसके अलावा साइटोकाइनिन्स, जिब्रेलिक एसिड, और इनहिबिटर्स स्टूडेंट्स आपके पास हैं एब्सिसिक, इन शॉर्ट लिख देता हूं, ये आपके पास है स्टूडेंट्स ABA,
एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। ठीक है, तो देखिए जो ऑक्सीन है ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस है, साइटोकाइनिन्स सीके इन शॉर्ट इनको लिखा जाता है। ऑक्सीन को वैसे इंडोल एसिटिक एसिड के फॉर्म में IAA आप देख सकते हैं, मोस्ट कॉमन फॉर्म है। और जिब्रेलिक एसिड्स जो हैं दे डिराइव्ड एज द GA, जिब्रेलिक एसिड्स। ठीक है, इधर एब्सिसिक एसिड इन शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने ABA, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, और उसके बाद इथाइलिन। तो ऑक्सीन से लेकर आपको इथाइलिन तक यहां स्टडी करना है। अब देखो हर एक हार्मोन जो फाइटो हार्मोन और प्लांट हार्मोन है उसके बारे में हम 4 to 5 एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पर्टिकुलर हार्मोन है उसका केमिकल डेरिवेशन क्या है, केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, इन शॉर्ट ब्रीफ करेंगे उसको जितना NCERT ने दिया है। सेकंड आपको डिस्कस करना है उसका बायोसिंथेटिक पाथवे या बायोसिंथेसिस। थर्ड आपको डिस्कस करना है उस पर्टिकुलर हार्मोन का बायोएसे। बायोएसे बेसिकली केमिकल टेस्टिंग है, एक्सपेरिमेंटल बेसिस परफॉर्म किया जाता है कि कैसे जो है ये हार्मोन या फाइटो हार्मोन या केमिकल सब्सटेंस एक्ट करता है। उसके बाद में आप उसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये अल्टीमेटली 4-5 चीज़ें आपको यहाँ से जो है वो क्लियर करनी है। ठीक है, हर एक हार्मोन के लिए हम ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ ले रहे हैं ऑक्सीन। क्लियर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेंशन करना है ऑक्सीन, द ग्रोथ प्रमोटर ऑक्सीन। ठीक है, ये सब नोट कर लें आप। सारा ही हटा देता हूं जिससे ऑक्सीजन की डिटेल एक साथ मिले आपको। ठीक है ना, हम कोशिश करेंगे 1 या 2 स्क्रीनशॉट में आपको कंप्लीट ऑक्सीजन बोर्ड पे लिखा हुआ मिले। तो देखिए हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन। क्लियर, ऑक्सीजन स्टूडेंट्स प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, प्लांट्स की ग्रोथ को प्रमोट करने वाला सब्सटेंस है। ये जो है वो इंडोल एसिटिक एसिड होंगे, इंडोल एसिटिक एसिड। ऑक्सीजन क्या है, इंडोल कंपाउंड, और इन इंडोल कंपाउंड्स को आप कह रहे हैं इंडोल एसिटिक एसिड, IAA। क्लियर, ये इंडोल एसिटिक एसिड है। अब देखिए यहां जो इंडोल एसिटिक एसिड या ऑक्सीजन जो है इंडोल एसिटिक एसिड के फॉर्म में नेचुरली अकर होता है। इंडोल एसिटिक एसिड के फॉर्म में आप इसको स्टूडेंट्स नेचुरली ऑब्टेन कर सकते हैं। ये कैसे डिस्कवर किया गया, इसकी डिस्कवरी के बारे में आपको बात करनी है। तो अगला मैं यहाँ लिख रहा हूं, ये तो केमिकल डेरिवेशन इसका हुआ, डिस्कवरी। देखिए सबसे पहले आप ये कह सकते हैं जो चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन थे, डिस्कवरी चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन। चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन, ये फादर एंड फ्रांसिस डार्विन वाज हिज सन। इन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया जो कैनरी ग्रास के कोलियोप्टाइल है, ऑब्जर्व क्या ऑब्जर्व किया, कैनरी ग्रास कोलियोप्टाइल, जो कैनरी ग्रास है उसका कोलियोप्टाइल यूनिलैटरल लाइट को रेस्पॉन्ड करता है। कैनरी ग्रास कोलियोप्टाइल रेस्पॉन्ड
यूनिलैटरल illustration of light, illustration of light। अब ऑब्वियस है ये जो कैनरी ग्रास कोलियोप्टाइल जो यूनिलैटरल इलस्ट्रेशन ऑफ लाइट को रेस्पोंड कर रहा है, तो ऑब्वियस है कोई ना कोई केमिकल सब्सटेंस वहां प्रेजेंट है, कोई ना कोई केमिकल इन्फ्लुएंस जो है स्टूडेंट्स वो वहां प्रेजेंट है। और ये जो कैनरी ग्रास कोलियोप्टाइल है टुवर्ड्स लाइट जो है वो अपना मूवमेंट शो कर रहा है। तो यहां से एक बेसिस ये फाइंड आउट किया गया कि कहीं ना कहीं कोलियोप्टाइल कैनरी ग्रास कोलियोप्टाइल फोटोट्रोपिज्म को इंडिकेट करता है। सो चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन ऑब्जर्व द फोटोट्रोपिज्म इन द कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास। ठीक है, इनका एक्सपेरिमेंटल बेसिस जो है वो हम स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे। अब इन्होंने इस बात को कंक्लूड कर दिया था, फोटोट्रोपिज्म तो इन्होंने कह दिया, इस बात को इन्होंने कंक्लूड कर दिया था कि जो कोलियोप्टाइल टिप है उस पर कोई केमिकल सब्सटेंस और केमिकल इन्फ्लुएंस है, दैट केमिकल इन्फ्लुएंस और सब्सटेंस इज ट्रांसमिटेबल। बट एग्जैक्टली दोनों जो है वो ये डिफाइन नहीं कर पाए थे कि वो केमिकल सब्सटेंस और केमिकल इन्फ्लुएंस इंडोल एसिटिक एसिड या फिर ऑक्सीजन है। तो उसकी डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो एफ.डब्ल्यू. वेंट को जाता है। डॉक्टर एफ.डब्ल्यू. वेंट जो है उन्होंने एविना कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया। चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन के एक्सपेरिमेंट में देखिए क्या किया गया। ये आप कहेंगे कैनरी ग्रास कोलियोप्टाइल, ठीक है। इस कैनरी ग्रास कोलियोप्टाइल को यूनिलैटरल लाइट स्टिमुलस स्टूडेंट्स दिया गया। यूनिलैटरल लाइट स्टिमुलस दिए जाने से यहां ऑब्जर्व ये किया गया कि जो कैनरी ग्रास कोलियोप्टाइल है ये कर्वेचर शो करता है, कर्वेचर टुवर्ड्स द लाइट। क्लियर? कर्वेचर टुवर्ड्स द लाइट, जो लाइट सोर्स है, यूनिलैटरल लाइट इल्यूमिनेशन जो दिया गया उसके रिगार्डिंग इसका इन्फ्लुएंस जो देखा गया उसमें ये हुआ कि ये इसकी तरफ कर्वेचर शो करता है। तो जो डार्विन थे, चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन, उनका अपना ऑब्जर्वेशन था कि यहाँ स्मॉल कंसंट्रेशन में केमिकल इन्फ्लुएंस कोई प्रेजेंट है, केमिकल इन्फ्लुएंस कोई स्टूडेंट्स यहाँ प्रेजेंट है। और ये जो केमिकल इन्फ्लुएंस है, ये केमिकल इन्फ्लुएंस एग्जैक्टली ट्रांसमिटेबल भी है। ये केमिकल इन्फ्लुएंस यहाँ प्रेजेंट है। दिस केमिकल इन्फ्लुएंस इज ऑल्सो द ट्रांसमिटेबल सब्सटेंस, ट्रांसमिटेबल सब्सटेंस, ये ट्रांसमिट हो सकता है, ट्रांसमिटेबल सब्सटेंस है। इसलिए जो कैनरी ग्रास कोलियोप्टाइल है उसमें एग्जैक्टली कर्वेचर जो है वो कर्वेचर यहां दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑक्सीजन एग्जैक्टली आइसोलेट किया गया था एफ.डब्ल्यू. वेंट। तो इसी के साथ अगला हम एक्सपेरिमेंट कनेक्ट कर रहे हैं। डॉक्टर एफ.डब्ल्यू. वेंट, एनसीईआरटी बहुत क्लियरली लिखती है एफ.डब्ल्यू. वेंट आइसोलेट द ऑक्सीजन। एफ.डब्ल्यू. वेंट आइसोलेट ऑक्सीजन। इसका मतलब जो केमिकल इन्फ्लुएंस, ट्रांसमिटेबल केमिकल इन्फ्लुएंस था वो इनको पता था कि ऑक्सीजन है। तो इसके लिए क्या किया गया, ही यूज्ड कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट फॉर हिज ऑब्जर्वेशन। कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट, ठीक है। ये स्टूडेंट्स कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट जो है, ये कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट एग्जैक्टली एविना के साथ किया गया था। यहां इन्होंने लिया एविना, ठीक है। सिंपली देखिए ये कोलियोप्टाइल था, यूनिलैटरल लाइट दिया गया। यूनिलैटरल लाइट दिए जाने से आप जानते हैं स्टूडेंट्स इसमें बेंडिंग या क्या आएगा,
कर्वेचर आएगा। यूनिलैटरल लाइट स्टिमुलस से इसमें कर्वेचर और बेंडिंग, कर्वेचर और बेंडिंग इसमें आया। ये कर्वेचर और बेंडिंग स्मॉल अमाउंट में जो केमिकल इन्फ्लुएंस और केमिकल सब्सटेंस यहाँ प्रेजेंट है उसके कारण है, ऐसा कंक्लूड कर चुके थे पहले डार्विन। फिर देखिए एक्सपेरिमेंटली क्या किया गया, यहाँ इस टिप को रिमूव किया गया, रिमूवल ऑफ टिप। इस टिप पार्ट को रिमूव किया गया और एक अगार ब्लॉक पर इसको स्टूडेंट्स प्लेस कर दिया गया। Here the removal of tip and this tip is placed on the agar। तो यहां इस एविना कोलियोप्टाइल का एक परफेक्ट स्टंप सिर्फ आपके पास रह गए, ठीक है, स्टंप ऑफ एविना कोलियोप्टाइल, ठीक है। एविना कोलियोप्टाइल का स्टूडेंट्स क्या रहा, यहां स्टंप रहा। इसको अगर आप लाइट देंगे तो इसमें बेंडिंग नहीं आएगी, लेकिन अब एक्सपेरिमेंटली अगर इस स्टंप को उस अगार ब्लॉक के साथ ट्रीट कर दिया जाता है, मतलब वो जो अगार ब्लॉक है, जिस अगार ब्लॉक पर ये टिप पार्ट रखा गया था, जो कोलियोप्टाइल टिप था ये रखा गया था, तो इस अगार ब्लॉक के साथ इस स्टंप को ट्रीट कर दिया जाता है। मींस क्या होगा, इस स्टंप पर स्टूडेंट्स अगार ब्लॉक प्लेस कर दिया गया। इस पर क्या प्लेस किया गया, अगार ब्लॉक। और जब अगार ब्लॉक इस पर प्लेस करने के बाद इसको फिर से यूनिलैटरल लाइट दी गई, तो स्टूडेंट्स ऐसा दिए जाने पर इसमें फिर से बेंडिंग या कर्वेचर दिखाई दिया, फिर से इसमें बेंडिंग या फिर आप कह सकते हैं क्या आया, कर्वेचर इसमें आया, ठीक है। ये बेंडिंग या कर्वेचर इसमें जो आया, बेंडिंग या कर्वेचर इसमें जो आया है, ये बेंडिंग और कर्वेचर क्यों आया, तो ये क्लियर हुआ कि जो टिप पार्ट में केमिकल इन्फ्लुएंस या केमिकल सब्सटेंस था वो ट्रांसमिट हो गया। उसका ट्रांसमिशन किस में हुआ, केमिकल इन्फ्लुएंस और केमिकल सब्सटेंस का ट्रांसमिशन स्टूडेंट्स हो गया था इस अगार ब्लॉक में, और अगार ब्लॉक में उसका ट्रांसमिशन हो जाने के कारण फिर से जब इसको लाइट दिया गया, केमिकल इन्फ्लुएंस जो है वो यूनिलैटरल लाइट को रेस्पॉन्ड करता है और क्या शो करता है, कर्वेचर, ठीक है। इस स्टंप को अगर आप लाइट देंगे तो आप ये कहेंगे नो कर्वेचर, नो कर्वेचर टुवर्ड्स लाइट, लाइट स्टिमुलस है उसकी तरफ ये नहीं मुड़ता है, कोई कर्वेचर ये शो नहीं करता है। लेकिन जैसे ही आप अगार ब्लॉक को इस पर प्लेस करके इसको लाइट देंगे तो वहां कर्वेचर शो होगा और इसमें बेंडिंग आने लगेगी। तो यहां से ये कंक्लूड आप कर सकते हैं, मैं स्टार लगा के स्टेटमेंट लिख रहा हूं, कंक्लूड आप ये कर सकते हैं, केमिकल इन्फ्लुएंस, और केमिकल इन्फ्लुएंस क्या है स्टूडेंट्स, ऑक्सीन, इंडोल एसिटिक एसिड। ये एफडब्ल्यू वेंट ने क्लियर किया था, आपने कहा ही आइसोलेट ऑक्सीन, ठीक है। तो केमिकल इन्फ्लुएंस और ऑक्सीन ट्रांसमिट टू अगार ब्लॉक from removed tip part, from removed tip और tip part। तो जो रिमूव्ड टिप पार्ट है उससे आप ये कहेंगे जो केमिकल इन्फ्लुएंस और ऑक्सीजन था वो ट्रांसमिट हो गया, और जैसे ही अगार ब्लॉक को उस स्टंप पर प्लेस करके लाइट दिया गया, यूनिलैटरल लाइट इसको दिया गया, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स इसमें क्या आ गया, कर्वेचर आ गया। तो ये जो एविना कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट है, ये जो मैंने यहाँ लिखा है एविना कोलियोप्टाइल कर्वेचर जो टेस्ट है ये स्टूडेंट्स इसका बायो एसे भी कहा जाता है, द केमिकल टेस्टिंग, और इट इज नॉन एज द बायो एसे। तो बायो एसे आप किसको कहेंगे, एविना कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट। तो इस तरीके से जो एग्जैक्ट डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन का जो क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है, एफडब्ल्यू वेंट को।
आप कहेंगे एग्जैक्टली द आइसोलेशन, क्वांटिटेटिव डिटेक्शन एंड आइसोलेशन भी आप कह सकते हैं। द क्रेडिट गोज टू द FW वेंट। तो ये तो इसके डिस्कवरी से रिलेटेड स्टूडेंट्स रेफरेंस रहा, ठीक है। जो डिस्कवरी है ग्रोथ रेगुलेटर या ऑक्सिन की, उसमें कोलियोप्टाइल जो सीडलिंग थी, उस कोलियोप्टाइल सीडलिंग के थ्रू एविना कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट के थ्रू आप कह सकते हैं यहाँ क्या कर लिया गया, ये डिटेक्शन कर लिया गया, ये देख लिया गया कि किस तरीके से ऑक्सिन जो केमिकल इन्फ्लुएंस के फॉर्म में टिप पार्ट पे प्रेजेंट होता है, ये कर्वेचर शो करता है, ठीक है। सो द बायोएसे विल बी द एविना कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट। तो देखिए ऑक्सिन के बारे में 3 बातें मैं क्लियर कर चुका हूं आपको। सबसे पहले आपने इसका डिस्कशन किया केमिकल डेरिवेशन का, केमिकल कंपोजिशन और केमिकल डेरिवेशन, ठीक है। इस केमिकल कंपोजिशन और केमिकल डेरिवेशन के बाद में आपने इसकी डिस्कवरी की बात करी, उसके बाद आप इसके बायोएसे की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स मैं फिर कह रहा हूं बायोएसे जो है वो बेसिकली केमिकल टेस्टिंग है, केमिकल टेस्टिंग ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ सब्सटेंस। जो ऑक्सिन सब्सटेंस है उसका इन्फ्लुएंस क्या आता है, उसका क्या प्रभाव आता है, उसका क्या इम्पैक्ट आता है, इसकी केमिकल टेस्टिंग एक तरीके से करना। जैसे एविना कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट के थ्रू हम ये देख पाए कि जो इसमें केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट है उसका इम्पैक्ट ये है, टुवार्ड्स द लाइट वो कर्वेचर शो करता है। तो यहाँ से 2 बातें मैं और कंक्लूड करूंगा। पहले केमिकल डेरिवेशन हमने पढ़ लिया है, डिस्कवरी हमने पढ़ ली है, बायोएसे हमने पढ़ लिया है। 2 बातें और मैं कंक्लूड कर रहा हूं। देखिए एक सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए, जैसे ही इसको लाइट दिया जाता है, कोलियोप्टाइल कर्वेचर जैसे ही इसमें आता है, तो मैक्सिमम ऑक्सिन जो है वो डार्क पार्ट की तरफ ट्रांसमिट हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट इसमें एक आता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट इसमें स्टूडेंट्स क्या आता है, जो सब्सटेंस है टुवर्ड्स लाइट उसकी प्रेजेंस कम रहेगी और डार्क फेस और डार्क साइड की तरफ उसकी प्रेजेंस ज्यादा रहेगी। मतलब ये कहा जाता है इवन मोर देन 57% और 60% कंसंट्रेशन जो है वो टुवर्ड्स द साइड ऑफ डार्क रहेगा। मतलब इधर आप अगर देखोगे तो इधर आपको डार्क मिलेगा और इधर आप जानते हैं लाइट है। तो जो डार्क वाला एरिया है उस डार्क वाले एरिया की तरफ आप कहेंगे कंसंट्रेशन जो है वो क्या रहेगी, इसकी ज़्यादा रहेगी, कंसंट्रेशन इसकी हाई रहेगी। तो यहाँ से मैं कंक्लूड कर सकता हूँ ऑक्सिन हार्मोन जो है या इंडोल एसिटिक स्टूडेंट्स, इंडोल एसिटिक एसिड जो है स्टूडेंट्स, दिस इज द लाइट सेंसिटिव, लाइट सेंसिटिव। वैसे एक्सपेरिमेंटल बेसिस से भी ये क्लियर है कि जब टुवर्ड्स लाइट ये कर्वेचर शो कर रहा है तो ये क्या है, लाइट सेंसिटिव है। टुवर्ड्स डार्क ये जो है डिस्प्लेसमेंट अपना शो करता है टुवर्ड्स डार्क, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात, इसका बायोसिंथेटिक पाथ जो है वो डिस्कस किया जाता है। तो बायोसिंथेटिक पाथ इसका क्या हो सकता है, बायोसिंथेटिक पाथ। तो इसमें स्टूडेंट्स एक टर्म आपको पता होना चाहिए, ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन जो है, दिस ट्रिप्टोफैन इज एग्जैक्टली द प्रीकर्सर सब्सटेंस फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन। और आपको ये भी क्लियर होना चाहिए, मिनरल न्यूट्रिएंट्स के चैप्टर में हम डिस्कस करते हैं, जो बायोसिंथेटिक पाथ ऑक्सिन का होता है उसमें ट्रिप्टोफैन प्रीकर्सर की हेल्प से जिंक जो है Zn2+, ये जिंक आयंस जो हैं वो एग्जैक्टली एक्टिवेटर के फॉर्म में रोल प्ले करते हैं। तो देखिए केमिकल डेरिवेशन फर्स्ट, डिस्कवरी सेकंड, उसके बाद बायोएसे आपने पढ़ा, थर्ड रेफरेंस है। उसके बाद बायोसिंथेटिक पाथ इसका जो है वो फोर्थ रेफरेंस है। लास्ट फिफ्थ वन हमें डिस्कस करना है, वो है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सिन। और उसी के साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कौन से टाइप के ऑक्सिन आर्टिफिशियल हैं, कौन से टाइप के ऑक्सिन नेचुरल हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब देखिए ऑक्सिन जो है उस ऑक्सिन के नेचुरल और बायोसिंथेटिक जो फॉर्म है, नेचुरल और जो बायोसिंथेटिक फॉर्म्स हैं, ये स्टूडेंट्स आप कह पाएंगे कौन से हैं, IBA एंड IAA। IAA
इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड IBA, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है, ये नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन्स हैं। इसके अलावा स्टूडेंट सिंथेटिक ऑक्सीजन जो हैं, सिंथेटिक, उसमें आप कह सकते हैं NaA, नेफ्थिलिन एसिटिक एसिड, नेफ्थिलिन एसिटिक एसिड, लीन एसिटिक एसिड। इसके अलावा 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये है स्टूडेंट्स 2,4,5-T, 2,4-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इसके अलावा स्टूडेंट्स IPA कई बार लिखा जाता है, मतलब किसी ऑप्शन में लिखा हो तो आपको पता होना चाहिए, ये है इंडोल प्रोपियोनिक एसिड, इंडोल प्रोपियोनिक एसिड, और एक PAA, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये है फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन्स आपको क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले अगर आइसोलेशन की बात करें, फर्स्ट ऑक्सीजन आइसोलेटेड फ्रॉम द ह्यूमन यूरिन, फर्स्ट ऑक्सीजन आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ऑक्सीजन जो है वो ग्रीक टर्म से लिया गया है, ऑक्सीजन ग्रीक टर्म, और इसका स्टूडेंट्स मतलब है टू ग्रो। तो ग्रोइंग सब्सटेंसेज जो हैं या ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस हैं, उसमें ऑक्सीजन को इंक्लूड किया जाता है। अब आपको यहां से इसके पढ़ने हैं ऑक्सीजन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, ठीक है, तो ये नोट कर लें सब आप, और उसके बाद हम सीधा आ रहे हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। बायोएसिस से पहले आपने लिखा, बायोसिंथेटिक प्रोसेस आपने कहा, डिस्कवरी आपने डिस्कस कर ली, और केमिकल कॉम्पोजिशन इसका आपने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो टाइटल लिखें आप, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द ऑक्सीजन। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? देखिए, ऑक्सीजन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स जो आपको दे रखे हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हमें डिस्कस करना चाहिए एपिकल डोमिनेंस। टाइटल मेंशन करें आप, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और फर्स्ट में स्टूडेंट्स लिख रहा हूं एपिकल डोमिनेंस। देखिए, एपिकल डोमिनेंस क्या है? किसी भी प्लांट एक्सिस का आप ये कह सकते हैं अपवर्ड मोमेंट में, अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करना एपिकल डोमिनेंस है, ठीक है। एपिकल डोमिनेंस क्या है? एपिकल बर्ड जो है वो डोमिनेट करेगा, या फिर आप ये कह सकते हैं एपिकल टिप डोमिनेंट या डोमिनेट, ये डोमिनेट करेगा ओवर द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स,
ओवर द ग्रोथ ऑफ लैटेरल पार्ट्स। ठीक है, तो जैसे आप देखो ये कह सकते हैं कि जो लैटेरल पार्ट हैं उनमें तो शॉर्टनिंग है बेसिकली, और जो एपिकल पार्ट्स हैं वो ग्रो करते जा रहे हैं। एपिकल टिप जो है वो इलोंगेट होती जा रही है। दिस इलोंगेशन ऑफ द एपिकल बर्ड, दिस टिप इलोंगेशन इज एग्जैक्टली नॉन एज द एपिकल डोमिनेंस। अब ये एपिकल डोमिनेंस हो क्यों रहा है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। ये कोई प्लांट एक्सिस है, मैं विद रीजन आपको सारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट यहाँ बताऊंगा जितने लिखे हैं, एनसीईआरटी जितने लिखे हैं उनको विद रीजन विद लॉजिक और रेफरेंसेज आप डिस्कस कर लीजिए, काफ़ी है ये जो पार्ट है अंडरग्राउंड पार्ट है, इसमें साइटोकाइनिन बेसिकली सिंथेसाइज होता है और इसमें इंडोल एसिटिक एसिड। ठीक है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन की बात अगर हम करें तो आप कह सकते हैं इंडोल एसिटिक एसिड मैक्सिमली सिंथेसाइज होता है एपिकल पार्ट्स में, एरियल पार्ट्स में, और साइटोकाइनिन यहाँ सिंथेसाइज हो रहा है स्टूडेंट्स जो अंडरग्राउंड पार्ट्स और जो रूट सिस्टम है यहाँ। ठीक है, अब यहाँ क्या किया जाएगा, ये जो साइटोकाइनिन है ये ट्रेवल करता है इंडोल एसिटिक एसिड के पास, और फाइनली आप ये कहिए प्लांट्स में इंडोल एसिटिक एसिड और साइटोकाइनिन एक डेफिनेट रेशियो में जो है वो क्या करेंगे, ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, प्रमोट ग्रोथ। ठीक है, तो इस एपिकल डोमिनेंस से ओवरकम करने के लिए, एपिकल डोमिनेंस जो है इससे ओवरकम करने के लिए एक्सपेरिमेंटल बेसिस एक परफॉर्म किया गया। आप कहें देयर द रिमूवल ऑफ टिप पार्ट, या रिमूवल ऑफ टिप के साथ साथ आप कह सकते हैं इसी को हम कहेंगे डीकैपिटेशन, डीकैपिटेशन ऑफ टिप, या एक्सिस जो है इसका डीकैपिटेशन कर दिया गया। तो डीकैपिटेशन स्टूडेंट्स किए जाने का मतलब ये हुआ कि ये जो एक्सिस थी, इस एक्सिस में से इस पार्ट को कट कर दिया गया, रिमूव उसको कर दिया गया। आप ये जानते हैं जिस पार्ट को रिमूव किया गया है या कट किया गया है उसमें इंडोल एसिटिक एसिड का मैक्सिमम कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, यहाँ कंसंट्रेशन प्रेजेंट है साइटोकाइनिन का। क्लियर, मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, ध्यान से सुने आप। द इंडोल एसिटिक एसिड एक्ट एज द सिंक फॉर द साइटोकाइनिन। ये साइटोकाइनिन ट्रेवल करके इंडोल एसिटिक एसिड के पास इधर जाता है, तो ये इंडोल एसिटिक एसिड एक सिंक की तरह यहाँ एक्ट कर रहा है। अब आपने इसको कट कर दिया या काट दिया, तो काटे जाने से स्टूडेंट्स यहाँ क्या हुआ, जो साइटोकाइनिन है ये ट्रेवल तो करेगा लेकिन इन सर्च ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड ये लैटेरल पोजीशन पे जो है वो मूव कर जाएगा। तो कंडीशन आपके पास ये रहेगी, आपने टिप पार्ट को रिमूव कर दिया, आफ्टर द रिमूवल ऑफ टिप पार्ट, आफ्टर द रिमूवल ऑफ टिप पार्ट, साइटोकाइनिन ट्रेवल तो कर रहा है लेकिन साइटोकाइनिन आप ये कह सकते हैं अब एपिकल पार्ट में नहीं जाएगा, क्योंकि यहां जो एपिकल पार्ट्स में इंडोल एसिटिक एसिड था जो साइटोकाइनिन के लिए सिंक था उसको आपने वहां से हटा दिया। ऑब्वियस है दिस साइटोकाइनिन विल ट्रेवल टू द लैटेरल ब्रांचेज, लैटेरल ब्रांचेज। ठीक है, तो इन लैटेरल ब्रांचेज की तरफ ये मूव करने लगेगा, और ये इस बात को इंडिकेट करता है कि जो एपिकल डोमिनेंस है प्लांट्स में वो किसके कारण होती है, इंडोल एसिटिक एसिड और ऑक्सिन के कारण होती है। ठीक है, तो यहां आप ये कहेंगे इसका एप्लीकेशन क्या है, इस एक्सपेरिमेंटल बेसिस जो है इसका एप्लीकेशन आप कहेंगे गार्डनिंग जो प्रोसेस है, इस गार्डनिंग में स्टूडेंट्स हेज मेकिंग के लिए ऐसा किया जाता है। हेज मेकिंग जो है उसके लिए ऐसा किया जाता है जिसमें एपिकल पार्ट या अपेक्स के इलोंगेशन को इनहिबिट करवा दिया जाता है और लैटेरल ब्रांचेज की जो ग्रोथ है, इन लैटेरल ब्रांचेज की ग्रोथ को स्टूडेंट्स प्रमोट किया जाता है। देयर द प्रमोशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ लैटेरल ब्रांचेज और लैटेरल पार्ट्स बाय द डीकैपिटेशन ऑफ रिमूवल और द रिमूवल ऑफ टिप। तो जो टिप पार्ट है उसका डीकैपिटेशन कर दिया जाए या टिप पार्ट को रिमूव कर दिया जाए, ऐसा करने से आप ये कहेंगे जो लैटेरल ब्रांचेज हैं उनमें ग्रोथ होने लगेगा। तो वहां हेज मेकिंग के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, हेज मेकिंग जो प्रोसेस है गार्डनिंग में उसके लिए ऐसा किया जाता है। इसी के साथ स्टूडेंट्स एक आपको टी प्लांटेशन दे रखा है,
टी प्लांटेशन, इसमें आप स्टूडेंट्स कह सकते हैं जो टी गार्डन्स होते हैं उनमें प्लकिंग ऑफ लीव्स, उनके एपिकल पार्ट या अपेक्स से लीव्स जो है वो तोड़ ली जाती हैं, तो हेज मेकिंग प्रोसेस वहां भी किया जा सकता है, जिससे वहां क्या किया जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ा लिया जाएगा। तो डीकैपिटेशन का जो प्रोसेस है, इस डीकैपिटेशन के प्रोसेस से आप कहेंगे हेज मेकिंग और टी प्लांटेशन में ये वाइडली यूज होता है। एनसीईआरटी स्टेटमेंट लिख रही है ऑक्सीन इज वाइडली यूज्ड इन, ऑक्सीन widely used in haze making and tea plantation। ठीक है, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है ये। एपिकल डोमिनेंस जो है, इस एपिकल डोमिनेंस से ऑक्सीन के थ्रू डीकैपिटेशन इज वाइडली यूज, ठीक है ना, ऑक्सीन डीकैपिटेशन। दिस डीकैपिटेशन इज वाइडली यूज इन द हेज मेकिंग एंड द टी प्लांटेशन। जो टी प्लांटेशन और हेज मेकिंग का प्रोसेस है उसमें ये एपिकल डोमिनेंस वाइडली यूज की जा सकती है या वाइडली यूज की जाती है। अगला स्टूडेंट्स इसका फिजियोलॉजिकल फिनोमिनन हम कहेंगे रूट इनिशिएशन। सेकंड, रूट इनिशिएशन, और आप ये कहेंगे रूटिंग ऑन स्टेम कटिंग, रूटिंग ऑन स्टेम कटिंग। ठीक है, तो देखिए यहां क्या है, आपने अभी बात की थी इंडोल एसिटिक एसिड IAA और साइटोकाइनिन एक डेफिनेट रेशियो में एक्ट करते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर में भी आप इनको यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली प्लांट टिश्यू कल्चर में जब आप इनको यूज करते हैं तो वहां आप ये कहेंगे जो साइटोकाइनिन है, ये साइटोकाइनिन प्रमोट करता है, प्रमोट सूट डिफरेंशिएशन, जो सूट के पार्ट हैं उनके डिफरेंशिएशन को ये प्रमोट करता है। जबकि आप ये कह सकते हैं इंडोल एसिटिक एसिड और ऑक्सीन यहाँ रूट इनिशिएशन और रूट डिफरेंशिएशन को स्टूडेंट्स क्या करेगा, प्रमोट करेगा। तो ये जो प्रोसेस है बेसिकली इसको मॉर्फोजेनेसिस भी हम कहते हैं। रूट और सूट डिफरेंशिएशन का जो प्रोसेस है, रूट और सूट डिफरेंशिएशन का जो प्रोसेस है उसमें आप ये कहेंगे साइटोकाइनिन एंड ऑक्सीन जो है वो एक्ट करते हैं, जिसमें रूट डिफरेंशिएशन में स्पेसिफिकली इंडोल एसिटिक एसिड और ऑक्सीन यूज किया जाता है। इसके लिए IAA का जो इंडोल ब्यूटारिक एसिड फॉर्म है ये यूज किया जा सकता है, और वैसे सिंथेसाइज्ड जो है, जो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया जाता है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, इसको इसमें स्टूडेंट्स वाइडली यूज किया जाता है। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ एब्सिशन, प्रिवेंशन ऑफ एब्सिशन, ठीक है। एब्सिशन में देखिए जैसे लीफ फॉल है एंड फ्रूट ड्रॉप है, फ्रूट ड्रॉप, तो जो अर्ली लीफ फॉल एंड फ्रूट ड्रॉप है, पहले टाइम से पहले होने वाला या इमैच्योर जो फ्रूट ड्रॉप और लीफ फॉल है, इसको तो स्टूडेंट्स ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। लेकिन आप ये कह सकते हैं मैच्योर पार्ट्स जो हैं, इन मैच्योर पार्ट्स के एब्सिशन को, मैच्योर पार्ट्स के एब्सिशन को स्टूडेंट्स ये क्या करेगा, प्रमोट करता है, प्रमोट, मैच्योर पार्ट्स के एब्सिशन को स्टूडेंट्स ये प्रमोट करता है। तो ये कैसे होता है, इसके लिए देखिए मेन एक्सिस में और जो लैटरल ब्रांचेज हैं उनमें इंडोल एसिटिक एसिड और ऑक्सीन का एक डेफिनेट बैलेंस आपको पता होना चाहिए। ये मेन एक्सिस है, मैं डेटा के हिसाब से यहाँ लिख देता हूँ। प्री मैच्योर एब्सिशन को प्रिवेंट करता है, मैच्योर एब्सिशन को मेन एक्सिस और ऑर्गन,
ठीक है। अब देखिए इंडोल एसिटिक एसिड का जो कंसंट्रेशन है वो मेन एक्सिस में ज्यादा हो सकता है, ऑर्गन में इंडोल एसिटिक एसिड का जो कंसंट्रेशन है स्टूडेंट्स, या ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो कम हो सकता है। एक कंडीशन आपके पास ये है फर्स्ट। सेकंड, इंडोल एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन यहां कम हुआ और यहां इंडोल एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो ऑब्वियस इसका ग्रोथ बढ़ेगा, ऑर्गन मैच्योरेशन जल्दी आएगा। और थर्ड आप ये कहेंगे इंडोल एसिटिक एसिड का जो कंसंट्रेशन है वो ऑर्गन और मेन एक्सिस में मेंटेन रखा जाता है, एक बैलेंस यहां रखा जाता है। ये जो बैलेंसिंग एक्ट है, ये जो बैलेंसिंग एक्ट स्टूडेंट्स है, ये अर्ली ड्रॉप को प्रिवेंट करता है। जबकि ऑर्गन में अगर कंसंट्रेशन बढ़ गई, जैसे मेन एक्सिस में कंसंट्रेशन इसकी ग्रोथ ज्यादा हो रही है तो इमेच्योर रहेगा तो अर्ली ड्रॉप नहीं आएगा। दूसरा आप ये कह सकते हैं ये जो है इसमें मैच्योर पार्ट को ड्रॉप करवा देगा और इसमें एक बैलेंस रखेगा जिसमें लीफ फॉल या फिर आप कह सकते हैं जो फ्रूट ड्रॉप है उनको ये मेंटेन रख लेगा। तो ये इसका एक और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है। उसके बाद फ्लॉरिंग इनिशिएशन, फोर्थ वन में लिख रहा हूं, फ्लॉरिंग को प्रमोट ये करता है, फ्लॉरिंग। और देखिए फ्लॉरिंग इनिशिएशन को इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं है, आप ये ध्यान रखें, लेकिन ये जैसे पाइनएप्पल है इसमें फ्लॉरिंग को प्रमोट करता है। पाइनएप्पल के अलावा एक और एग्जांपल लीची स्टूडेंट्स आप कहेंगे, इनमें ये फ्लॉरिंग को प्रमोट करता है। तो यहां जब ये फ्लॉरिंग प्रमोट कर रहा है तो अल्टीमेटली यहां देखिए क्या कर रहा है, जो जीन एक्सप्रेशन है फ्लॉरिंग के लिए उस जीन एक्सप्रेशन को ये स्टिमुलेट कर देता है। ठीक है, जीन एक्सप्रेशन को ये स्टिमुलेट कर देगा, सिर्फ इतना सा इसका इंपैक्ट है और कोई स्पेसिफिकेशन या कोई स्पेसिफिक रेफरेंस नहीं है जिससे आप ये कहें कि ये फ्लॉरिंग में स्पेसिफिकली इन्वॉल्व होने वाला हार्मोन है। उसके बाद अगला फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आप देखें तो ये पार्थेनोकार्पी को रिप्रेजेंट करता है, फिफ्थ वन, पार्थेनोकार्पी। देखिए पार्थेनोकार्पी की डिटेल आपको पढ़ने को मिलेगी एम्ब्रियोलॉजी में। आप ये कहेंगे पार्थेनोकार्पी इज एग्जैक्टली द सीडलेस फ्रूट फॉर्मेशन, सीडलेस फ्रूट फॉर्मेशन। तो एग्जैक्टली फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बिना आप कहेंगे जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो रही है, तो उन ओवेरियन टिश्यूज को फ्रूट में कन्वर्ट करवाने के लिए ये प्रमोट करता है। और इसका एग्जाम्पल आपके पास होगा टोमेटो। ठीक है, एज ए वीडिसाइड ये यूज होता है, वीड्स को किल करता है। ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट और स्पेसिफिक रेफरेंस है जिसमें एनसीईआरटी ने क्लियरली लिखा है कि जो मोनोकोटाइलेडोनस या मोनोकोट क्रॉप्स हैं उन मोनोकोट क्रॉपिंग फील्ड्स में वीडिसाइड के फॉर्म में या वीड किलर के फॉर्म में इसको यूज किया जाता है। जबकि आप ये ध्यान रखें वहां जो डाइकोट वीड होती है, जो ब्रॉड लीव्स वीड होती है, उस पर इसका इंपैक्ट आता है। तो नेक्स्ट मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो देखिए अगला हम डिस्कस कर रहे हैं ऑक्सीन यूज्ड एज द वीडिसाइड। ऑक्सीन आप पढ़ रहे हैं और ऑक्सीन में फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स इसके स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। ठीक है, कुछ इफेक्ट्स आपने पढ़ भी लिए हैं। तो अब हम यहां बात कर रहे हैं ऑक्सीन एज द वीडिसाइड और वीड किलर। ऑक्सीन एज वीडिसाइड। तो देखिए क्या किया जाता है, सेलेक्टिव वीड किलर इसको कहा गया, सेलेक्टिव वीड किलर स्टूडेंट्स इसको कहा जा रहा है। और सेलेक्टिव वीड किलर ये क्यों है, क्योंकि ये क्या करता है, मोनोकोट क्रॉप पर हम अप्लाई करते हैं और मोनोकोट क्रॉप को अफेक्ट नहीं करता है। सेलेक्टिव वीड किलर इसलिए है, डू नॉट अफेक्ट मोनोकोट क्रॉप्स। ठीक है, और ये इफेक्टिवली क्या करेगा, डाइकोट वीड्स को, जो डाइकोट ब्रॉड लीव्स वीड्स हैं
ऑन डाइकोट ब्रॉड लीव्स वीड्स पर स्टूडेंट्स, ये इफेक्टिवली एक्शन करता है। तो इसको समझने की जरूरत है, एनाटॉमिकल रेफरेंस आपको पता होना चाहिए, तब आप इसको क्लियर कर पाएंगे। ऑक्सिन जो है वो वेडिसाइड के फॉर्म में यूज होता है। आपने कहा सेलेक्टिव वीड किलर है, जिसमें 2,4-D एंड 2,4,5-T, ये जो है 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड एंड 2,4 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये जो है वो सेलेक्टिव वीड किलर जो है वो कहे जाते हैं। मोनोकोट क्रॉप को ये अफेक्ट नहीं करता। रीजन क्या है? देखिए 2,4,5-D और 2,4,5-T जब आप स्प्रे करते हैं मोनोकोट क्रॉपिंग फील्ड में, मोनोकोट क्रॉप्स का जो फील्ड है, मोनोकोट क्रॉप फील्ड में जब आप इसको स्प्रे करते हैं, स्प्रे ऑफ ऑक्सिन, तो वहां ये क्या करेगा, जो डाइकोट ब्रॉड लीव्स वीड्स हैं, इन डाइकोट में सेकेंडरी ग्रोथ करवा देगा। डाइकोट वीड्स जो हैं, इन डाइकोट वीड्स में स्टूडेंट्स क्या करवा देगा, सेकेंडरी ग्रोथ, और सेकेंडरी ग्रोथ इनमें होने से कंटिन्यूसली आप ये कह सकते हैं ऑर्गन्स में एक्सपेंशन आएगा। अब इन ऑर्गन्स में एक्सपेंशन आने से यहां एग्जैक्टली इनकी न्यूट्रिशनल डिमांड, एक्सपेंशन आने से आप ये कहेंगे यहां इनकी जो न्यूट्रिशनल डिमांड है, ये न्यूट्रिशनल डिमांड स्टूडेंट्स इंक्रीज होगी, और न्यूट्रिशनल डिमांड इंक्रीज होने का मतलब ये हुआ इंस्टेंट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, वाटर रिक्वायरमेंट इंक्रीज होने से जब इसकी सप्लाई नहीं हो पाएगी इसको, तो ये डेड हो जाएगा। क्लियर? तो जो डाइकोट ब्रॉड लीव्स वीड्स हैं, ये डाइकोट ब्रॉड लीव्स वीड्स मोनोकोट क्रॉपिंग फील्ड में जो ग्रो कर रही होती हैं, वहां मोनोकोट क्रॉप्स को उन वीड्स के इंपैक्ट से बचाने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए ऑक्सिन का फील्ड में स्प्रे किया जाता है। और ऐसा किए जाने से वहां जो डाइकोट वीड्स हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ होता है, उनमें एक्सपेंशन आता है, उनके ऑर्गन्स में एक्सपेंशन आता है, और अल्टीमेटली न्यूट्रिशनल डिमांड और सप्लीमेंट्स की जो डिमांड है वो हाई होने के कारण वो मर जाती हैं या डेड हो जाती हैं। तो ये एक बड़ा रीजन है जो डाइकोट ब्रॉड लीव्स वीड्स को क्या कर देता है, किल कर देता है। अब मोनोकोट क्रॉप्स पे इंपैक्ट इसका क्यों नहीं आता, तो आप ध्यान रखें, मोनोकोट क्रॉप्स में या मोनोकोट प्लांट्स में एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ होता है। सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकोट प्लांट्स में नहीं होती, और सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होने के कारण ही इन पर जो 2,4-D और 2,4,5-T का स्प्रे किया जाता है, इसका कोई इंपैक्ट नहीं होता है। ठीक है? तो ये स्टूडेंट्स इसका एक और इंपैक्ट था। उसके अलावा एक डॉर्मेंसी आप कह सकते हैं, पोटैटो डॉर्मेंसी। पोटैटो डॉर्मेंसी अगला फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में डिस्कस कर रहा हूं। ऑलमोस्ट 5 हमने वहां डिस्कस कर लिए थे, दिस वन इज द 6। और जो पोटैटो डॉर्मेंसी है, मैलिक हाइड्रोजाइड जो है, पोटैटो डॉर्मेंसी को 7 में लिख रहा हूं। इसमें देखिए, आप याद रखिए, मैलिक हाइड्रोजाइड इट इज द फॉर्म ऑफ द ऑक्सिन। ये मैलिक हाइड्रोजाइड क्या है, पोटैटो स्प्राउटिंग को, पोटैटो ट्यूबर फॉर्मेशन या ट्यूबर फॉर्मेशन के साथ साथ आप कह सकते हैं जो स्प्राउटिंग है, इस पोटैटो ट्यूबर फॉर्मेशन के साथ साथ आप कह सकते हैं ये जो स्प्राउटिंग है, इस स्प्राउटिंग को ये क्या करता है, इनहिबिट करता है, रोकता है। तो इसका इंपैक्ट क्या आएगा, पोटैटो कैन स्टोर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। पोटैटो कैन स्टोर फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन, पोटैटो को लंबे टाइम तक स्टोरेज में रखा जा सकता है। ये स्प्राउटिंग को यहाँ प्रिवेंट करता है, वहाँ ट्यूबर फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है मैलिक हाइड्रोजाइड के फॉर्म में। ठीक है? तो ये स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं कुछ जो हैं वो एग्जैक्टली ऑक्सिन जो सब्सटेंस है या ऑक्सिन जो हार्मोन है उसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है। तो देखिए, अब तक सारे आपने फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑक्सिन के पढ़े हैं। बायोएसे क्या था ये पढ़ा है, बायोसिंथेटिक पाथ क्या था उसके बारे में आपने ब्रीफ किया है। इसके अलावा केमिकल डेरिवेशंस इसके आपने डिस्कस किए हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल ऑक्सिन्स कौन से हैं ये आपने डिस्कस किए हैं, और एक्सपेरिमेंटल डिस्कवरी आपने डिस्कस की है। तो ये ऑक्सिन हार्मोन कंप्लीट है। फर्दर हम डिस्कस करेंगे जिबरेलिन्स एंड साइटोकाइनिन्स। नेक्स्ट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है साइटोकाइनिन। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर
और ये है देखिए साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन्स, क्लियर। साइटोकाइनिन्स जो हैं इनको इन शॉर्ट सीके लिखा जाता है, साइटोकाइनिन्स सीके। तो देखिए उसी तरीके से सीक्वेंस हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले डिस्कवरी आप कहेंगे मिलर को डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है। वाइल वर्किंग ऑन टोबैको पिथ कल्चर, वर्किंग ऑन टोबैको पिथ कल्चर, वाइल वर्किंग ऑन टोबैको पिथ कल्चर। तो जब टोबैको पिथ कल्चर की स्टडी कर रहे थे स्टूडेंट्स, तब इन्होंने ये देखा, वहां इन्होंने हेरिंग डीएनए स्पर्म से जो है वो सब्सटेंस इसमें ऐड किया, ठीक है। कंटेंट ऑफ, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है देखिए, एडेड कंटेंट ऑफ old herring DNA, sperm DNA, और ऐसा ऐड किए जाने से यहां सेल डिवीजन जो है, ये सेल डिवीजन का प्रोसेस स्टूडेंट्स क्या हुआ, लॉन्गर एंड फास्टर। The process of cell division is longer and faster, ठीक है। तो इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो सेल डिवीजन का प्रोसेस लॉन्गर और फास्टर यहां हो गया है, ठीक है। सो ही आइसोलेटेड, आप फाइनली लिख सकते हैं डिस्कवरी के लिए, मिलर आइसोलेटेड ए सब्सटेंस from autoclaved DNA of herring sperm, from autoclaved DNA of herring fish sperm, ठीक है। हेरिंग जो लिखा जा रहा है ये फिश है, जनरली डाउट रह जाता है बच्चों को क्या ये है, तो ये इसकी आप कह सकते हैं डिस्कवरी है। ये सेल डिवीजन स्टिमुलेट करता है, दिस सब्सटेंस स्टिमुलेट सेल डिवीजन, और देखिए इनिशियली इसको नाम दिया गया काइनेटिन, इनिशियली नेम्ड काइनेटिन, ठीक है। इनिशियली स्टूडेंट्स इसको क्या कह दिया गया, काइनेटिन इसको कह दिया गया, ठीक है। नेचुरल साइटोकाइनिन्स जो हैं उनको बाद में ऑब्जर्व किया गया कॉर्न प्लांट से। यहां ये आप कह सकते हैं दिस काइनेटिन इज नॉट द नेचुरल फॉर्म, तो फिर आप कहेंगे नेचुरल cytokinins isolated from corn, मेज जो है वहां से आइसोलेट किया गया। नेचुरल साइटोकाइनिन आइसोलेटेड फ्रॉम द कॉर्न और मेज, और इसको स्टूडेंट्स कहा गया था जियाटीन, दिस नेम्ड एज द जियाटीन, इसको जियाटीन नाम दे दिया गया, ठीक है। तो देखिए आपके पास डिस्कवरी फर्स्ट पॉइंट हम जो पढ़ रहे हैं इसमें आपने कहा मिलर, द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी गोज टू द मिलर, जिन्होंने टोबैको पिथ कल्चर जब करवाया, तो टोबैको पिथ कल्चर के साथ इन्होंने ये देखा ओल्ड स्पर्म या ओल्ड हेरिंग डीएनए स्पर्म कंटेंट जब ऐड किया, तो इन्होंने देखा कि इसमें सेल डिवीजन का प्रोसेस
जो है वो और फास्ट हो जाता है। दिस फास्टर सेल डिवीजन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए सब्सटेंस, और वो जो सब्सटेंस है वो इनिशियली क्या कह दिया गया, काइनेटिन कह दिया गया। क्लियर। फिर इसके बाद में स्टूडेंट्स ये जो है केमिकल कॉम्पोजिशन पे आइए आप, जैसा हम लिखते हैं सेकंड केमिकल नेचर। केमिकल नेचर, तो देखिए इसमें आप ये कहेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ बेस एडेनिन, एडेनिन डेरिवेटिव है जो साइटोकाइनिन से, ठीक है। मैक्सिमली कहां सिंथेसाइज होते हैं, मैक्सिमली synthesized in root apex, maximally synthesized as the root apex। यहां से ये ट्रेवल कर सकते हैं, रूट अपेक्स में सिंथेसाइज होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि देखिए ऑक्सीजन के टाइम हमने डिस्कस किया था, ये साइटोकाइनिन जो रूट अपेक्स पर मैक्सिमली सिंथेसाइज होता है और सूट अपेक्स पर इंडोल एसिटिक एसिड या ऑक्सीजन सिंथेसाइज होता है। अब स्टूडेंट्स ये यहाँ से यहाँ ट्रेवल करता है, इसीलिए एपिकल डोमिनेंस आती है, क्योंकि इंडोल एसिटिक एसिड या ऑक्सीजन साइटोकाइनिन के लिए सिंक की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ इंडोल एसिटिक एसिड और साइटोकाइनिन अगर आप देखेंगे तो एक डेफिनेट रेशियो में ऑलवेज डिवीजन की जो एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फिजियोलॉजिकल एक्शंस और एक्टिविटी दैट आर स्टिमुलेटेड बाय द प्लांट हॉर्मोन्स will occur with a definite concentration of indole acetic acid and cytokinin, ठीक है। इनमें से कोई ना कोई, इनमें से दोनों जो है वो एक प्रॉपर कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होंगे। तो ये केमिकल नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह रहे हैं एडेनिन डेरिवेटिव्स ये हैं, मेजर साइट आपने कहा। इसके अलावा देखो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में स्टूडेंट्स एक बात हमें और दे रखी है, जो कोकोनट मिल्क है ये भी इसका सोर्स है। आप ऊपर लिख देता हूं, कोकोनट मिल्क, कोकोनट मिल्क जो है दिस इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ साइटोकाइनिन। ये स्टूडेंट साइटोकाइनिन का क्या है, सोर्स है कोकोनट मिल्क, ठीक है। कोकोनट मिल्क इज द सोर्स ऑफ साइटोकाइनिन। जब टोबैको पिथ कल्चर करवाया गया तब आप कह सकते हैं, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर एक्टिविटी जो है, एम्ब्रियोजेनेसिस जो है, मतलब उनमें ओवरऑल सब में जिनमें प्लांटलेट बनाया जाता है उनमें रूट्स के डिफरेंशिएशन के लिए स्पेसिफिकली साइटोकाइनिन को जो है वो ऐड किया जाता है। तो ये इसका आपके पास रहा केमिकल नेचर। अब आते हैं बायोएसे पे, तो अगला यहां लिख सकते हैं थर्ड पॉइंट बायोएसे, और उसके बाद में हमें पढ़ने इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। बायो एसे, देखो जो बायो एसे है वो आप भी जानते हैं केमिकल टेस्टिंग है हॉर्मोन्स की, और ये क्या क्या होंगे बायो एसे, टोबैको पिथ कल्चर और क्लोरोफिल प्रिवेंशन टेस्ट, ये काउंट किए जाते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट टोबैको पिथ कल्चर, टोबैको पिथ कल्चर बायोएसे में काउंट किया जाएगा। सेकंड आप कह सकते हैं क्लोरोफिल रिटेंशन टेस्ट, सेकंड कह दिया जाएगा क्लोरोफिल रिटेंशन टेस्ट, ठीक है। क्लोरोफिल रिटेंशन टेस्ट, क्योंकि क्लोरोफिल के सिंथेसिस में आप ये कह सकते हैं स्पेसिफिकली, या जो प्लांट की लीव सेल्स हैं उनके डिफरेंशिएशन में स्पेसिफिक रोल इसका होता है। तो क्लोरोफिल रिटेंशन टेस्ट हम इसके थ्रू कर लेते हैं और टोबैको पिथ कल्चर करते हैं। इसी से आपको एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल एक्शन भी इसका मिल जाएगा। इट हेल्प्स इन द डिले ऑफ सेनेसेंस, डिले ऑफ सेनेसेंस, ये सेनेसेंस को डिले करने में हेल्प करता है।
तो ये स्टूडेंट्स डिस्कवरी के बाद केमिकल नेचर और उसके बाद में बायोएसे। अब बायोसिंथेसिस देखिए रूट्स में इसका सिंथेसिस होता है और आप ये कहेंगे ये बेसिकली प्यूरिन बेस है, प्यूरिन बेस और राइबोज शुगर के साथ फॉस्फेट जब मिलता है तो ये बन जाता है बायोसिंथेसिस। फोर्थ पॉइंट आपने कहा मेनली इन रूट्स, मेनली इन रूट्स, बायोसिंथेसिस इसका रूट्स में ही होता है। उसके बाद आप कहेंगे ये जो है प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड जो है begins with the प्यूरिन रिंग इज बिल्ड स्टेप बाय स्टेप। प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड स्टेप बाय स्टेप जब परफॉर्म करवाया जाता है तब एग्जैक्टली साइटोकाइनिन का सिंथेसिस हो जाता है। जैसा मैंने पहले ही कहा था ये जो है वो एडेनिन बेस एडेनिन डेरिवेटिव ये है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स डिस्कवरी हुई, केमिकल नेचर हुआ, बायोएसे हुआ और बायोसिंथेसिस इसका हो गया। अब फाइनली हम डिस्कस करेंगे इसके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। हाँ जी, देखिए फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में सबसे पहले सेल डिवीजन एंड सेल एनलार्जमेंट। फर्स्ट सेल डिवीजन एंड सेल एनलार्जमेंट। स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, आप कहेंगे मोस्ट स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ साइटोकाइनिन, फंक्शन ऑफ साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन इंपॉर्टेंटली ये परफॉर्म करता है, ठीक है। फिर आप कहेंगे द इंडक्शन ऑफ साइटोकाइनिन, इंडक्शन ऑफ CK stimulate division and differentiation, division and differentiation, stimulate division and differentiation, क्लियर। उसके बाद देखिए मॉर्फोजेनेसिस एक एक्टिविटी है सेकंड, यहां लिख देता हूं मैं मॉर्फोजेनेसिस। देखिए मॉर्फोजेनेसिस या ऑर्गेनोजेनेसिस आप कह सकते हैं। मॉर्फोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स। और मॉर्फोजेनेसिस की जो एक्टिविटी है स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी आपको बताया था, इंडोल एसिटिक एसिड ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के एक डेफिनेट रेशियो में होती है। प्लांट्स में जो ग्रोथ है बेसिकली इंडोल एसिटिक एसिड एंड साइटोकाइनिन की एक डेफिनेट रेशियो में होती है। ऑर्गन फॉर्मेशन और आप कह सकते हैं ऑर्गन्स डिफरेंशिएशन। और ऑब्वियस है ऑर्गन फॉर्मेशन और डिफरेंशिएशन की जो एक्टिविटी है इसको हम क्या कह सकते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस, इसको आप कहेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस, क्लियर। तो देखो क्या किया गया, जैसे आप ये कह रहे हैं आपके पास ये कैलस है, कैलस, और जो कैलस है इसको कल्चर में ले जाया जब जाता है, जैसे आपको टोबैको पिथ कल्चर एक एग्जाम्पल दिया गया। अब कैलस क्या होता है, तो आप ये कह सकते हैं द एक्साइज पार्ट ऑफ द मेन प्लांट। कोई भी पार्ट हो सकता है, सेल्स हो सकती हैं, किसी तरीके का डर्मल टिश्यू हो सकता है जो अपने आप में कैपेसिटी रखे पूरा प्लांट बनाने की, उसको आप कैलस कहते हैं। इसको ट्रीट किया जाता है
treated with indole acetic acid and cytokinin. अब ऐसा जब किया जाएगा स्टूडेंट्स, तो आप ये कहेंगे ये यहाँ से इसमें रूटिंग और सूट फॉर्मेशन जो है वो होने लगता है। रूटिंग और सूट फॉर्मेशन ये जो है ये सब इसमें होने लगता है। क्लियर? फर्दर आप ये देखेंगे कंसंट्रेशन जो है उसको अगर आप बढ़ा दें, जैसे हाई कंसंट्रेशन ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड और ऑब्वियस है साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन लो हो जाएगा। ऐसे केस में जब हाई कंसंट्रेशन ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड है, इसका रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स रूट्स डिफरेंशिएशन जो है ये इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज्ड रूट डिफरेंशिएशन या रूट्स डिफरेंशिएशन कब? जब हाई कंसंट्रेशन ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड और ऑक्सीजन की आपने कर दी। सेकंड कंडीशन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन। अब ऑब्वियस है इसकी कंसंट्रेशन हाई कर दी तो इंडोल एसिटिक एसिड क्या हो जाएगा? लो कंसंट्रेशन में हो जाएगा। यहां साइटोकाइनिन लो है। ठीक है, इस केस में आप ये देख सकते हैं डिफरेंशिएशन किसका इंक्रीज हो जाएगा? सूट डिफरेंशिएशन। सूट डिफरेंशिएशन, तो आप परफेक्टली ध्यान रखें साइटोकाइनिन ऐड किया जाता है फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ सूट। रूट्स में तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन में बनता है। बहुत परफेक्ट आपको पता रखना है साइटोकाइनिन जो है वो प्लांट टिश्यू कल्चर में या पिथ कल्चर जो यहाँ हो रहा है, जो कल्चर मेथड्स हैं, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस हैं प्लांट्स के रेफरेंस में, उनमें सूट के डिफरेंशिएशन में या फिर एरियल पार्ट्स सूट के डिफरेंशिएशन में हेल्पफुल होता है। तो ये सूट डिफरेंशिएशन को स्टूडेंट्स क्या कर देगा? प्रमोट कर देगा। क्लियर? थर्ड कंडीशन क्या है? बैलेंस्ड कंसंट्रेशन रखी जाएगी। तो बैलेंस्ड कंसंट्रेशन रखे जाने से इसका मतलब इंडोल एसिटिक एसिड और साइटोकाइनिन दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो बैलेंस्ड है, और ये जो है वो स्टूडेंट्स प्रमोट करेगी ऑर्गेनोजेनेसिस। ये प्रमोट करेगा ऑर्गेनोजेनेसिस को। ठीक है, तो ये इसका टिश्यू कल्चर मेथड था। उसके बाद थर्ड इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हम पढ़ लेते हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट है, काउंटर एक्शन ऑफ एपिकल डोमिनेंस। काउंटर एक्शन ऑफ एपिकल डोमिनेंस। काउंटर एक्शन ऑफ एपिकल डोमिनेंस। स्टूडेंट्स, एपिकल डोमिनेंस का काउंटर एक्शन कैसे किया जा रहा है? तो आपने ये पढ़ा था, देखिए इंडोल एसिटिक एसिड जो है दैट इज द सिंक फॉर साइटोकाइनिन। अब ये ट्रेवल करके साइटोकाइनिन की तरफ जाता है। अब आप अगर एपिकल डोमिनेंस से ओवरकम करना चाहते हैं तो यहां हमने डिस्कस कर रखा है डीकैपिटेशन, इसका करवा दीजिए। अब अगर इसका डीकैपिटेशन करवा दिया जाता है तो इस डीकैपिटेशन की कंडीशन में जो साइटोकाइनिन होगा, इस साइटोकाइनिन का ट्रैक जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा, और इसका ट्रैक डाइवर्ट होना या डाइवर्जन का मतलब आप ये कह सकते हैं लेटरल जो ब्रांचेज हैं, इन लेटरल ब्रांचेज की ग्रोथ बढ़ जाएगी। जो लेटरल ब्रांचिंग या लेटरल ब्रांचेज हैं इनकी ग्रोथ स्टूडेंट्स बढ़ जाएगी। तो ये एग्जैक्टली एपिकल डोमिनेंस जो है उस एपिकल डोमिनेंस का काउंटर एक्शन करता है। सो वी कैन यूज द साइटोकाइनिन टू ओवरकम फ्रॉम द एपिकल डोमिनेंस। जो लेटरल ब्रांचेज हैं उनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए, उनकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आप ये यूज कर सकते हैं। तो साइटोकाइनिन प्रमोट growth of lateral buds
promote the growth of lateral buds. ठीक है, ये lateral buds जो हैं इनकी ग्रोथ को क्या करता है, प्रमोट करता है। तो ये ओवरऑल आपके पास थर्ड इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हुआ जिसमें हम कह रहे हैं काउंटर एक्शन ऑफ एपिकल डोमिनेंस। उसके बाद स्टूडेंट्स डिले इन सेनेसेंस, ये भी एक इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है इसका, फोर्थ में डिस्कस कर रहा हूं, डिले इन सेनेसेंस। ठीक है, तो आपने कहा था जो एजिंग प्रोसेस है वो लॉस ऑफ क्लोरोफिल के साथ आती है और ये क्लोरोफिल रिटेंशन को प्रमोट करता है। एजिंग ऑफ लीव्स comes with catabolism of chlorophyll, catabolism of chlorophyll, क्लोरोफिल के डिस्ट्रक्शन से क्लोरोफिल के ब्रेकडाउन या कैटाबॉलिज्म के साथ आती है। और ये आप कह सकते हैं बायोएसए में भी हमने डिस्कस किया था, क्लोरोफिल रिटेंशन जो है स्टूडेंट्स, क्लोरोफिल रिटेंशन की जो एक्टिविटी है, इस क्लोरोफिल रिटेंशन की एक्टिविटी को ये प्रमोट करता है। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या करवा देगा, डिले इन सेनेसेंस, ये सेनेसेंस डिले करवा देता है। इसको कहा जाता है रिचमंड लैंग इफेक्ट, रिचमंड लैंग इफेक्ट। ठीक है, हालांकि एनसीईआरटी नहीं लिख रही है इसको, लेकिन फिर भी हमें क्लियर होना चाहिए कि ऐसा एक कोई इंपैक्ट या इफेक्ट है जिसको रिचमंड लैंग इफेक्ट कहा जाता है। ये आपके पास इसका फोर्थ फिजियोलॉजिकल एक्शन और फंक्शन रहा। ठीक है, इसके अलावा न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन स्टूडेंट्स ये भी इंप्रूव करता है। फिफ्थ वन लिख देता हूं, प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। ठीक है, तो देखिए फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स आपने डिस्कस किया, सेल डिवीजन एंड सेल एनलार्जमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द साइटोकाइनिन। ठीक है, ये क्या करता है, डिवीजन और डिफरेंशिएशन को स्टिमुलेट करता है। जहां तक ग्रोथ की बात है, ये स्टूडेंट्स आपने क्लियर किया है, मोस्ट ऑफ द फॉर्म जो है ग्रोथ वो साइटोकाइनिन और इंडोल एसिटिक एसिड एक डेफिनेट रेशियो में जो है वो करते हैं साथ साथ, और डेफिनेट रेशियो में साथ साथ जब ये ग्रोथ करते हैं तो इसको आप पढ़ रहे हैं मॉर्फोजेनेसिस के साथ, एग्जाम्पल ऑर्गेनोजेनेसिस भी हम इसको कह सकते हैं। तो पिथ कल्चर में लो कंसंट्रेशन और हाई कंसंट्रेशन का कैसे रोल रहता है ये आपने क्लियर किया। इसके बाद आपने कहा ये सेनेसेंस में डिले करता है, काउंटर एक्शन ऑफ एपिकल डोमिनेंस, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट जो है वो आपको आगे पढ़ने को मिलेंगे। जैसे कई हार्मोन कुछ इफेक्ट्स को लाते हैं और वो दूसरे हार्मोन्स जो हैं वो इनके इफेक्ट्स को वहां से रिमूव कर देते हैं। जैसे इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड जो स्पेसिफिकली हैं वो काउंटर एक्शन करते हैं, लेकिन यहाँ जो एपिकल डोमिनेंस है उसके लिए आप ये कह सकते हैं ऑक्सिन इलोंगेशन लाता है, सूट अपेक्स एक्सिस या फिर प्लांट एक्सिस में इलोंगेशन लाता है और एपिकल डोमिनेंस करवा देता है। लेकिन साइटोकाइनिन उस एपिकल डोमिनेंस से क्या करवा देता है स्टूडेंट्स, साइटोकाइनिन एपिकल डोमिनेंस से ओवरकम करवा देता है। जैसे ही आप डीकैपिटेशन करेंगे, इंडोल एसिटिक एसिड जो सोर्स है उसको हटा देंगे अपेक्स को, तो डेफिनेटली साइटोकाइनिन जो है उसका ट्रैक डाइवर्ट हो जाएगा और उसका पाथ जो डाइवर्ट होता है तो वो लेटरल ब्रांचेज को स्टिमुलेट करता है या लेटरल ब्रांचेज को प्रमोट करता है। तो ये इसके कारण आप कह सकते हैं क्या कर रहा है, एपिकल डोमिनेंस से ओवरकम करवा रहा है। तो ये आपके पास है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ साइटोकाइनिन। अब यहाँ एनसीईआरटी को एक बार यहाँ देख लेते हैं इसमें, क्योंकि बहुत वाइड रेफरेंसेज इसमें नहीं दिए हैं। तो देखिए चैप्टर नंबर 15 आप आ जाएं, पेज नंबर साइटोकाइनिन स्टूडेंट्स आपको दे रखा है 249। ठीक है, 249 पे एक बार आ जाएं आप। ये कह रहा है साइटोकाइनिन हैव स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन द साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो जो सेल डिवीजन बार बार हम कह रहे हैं, सेल डिवीजन का जो प्रोसेस कह रहे हैं,
इस सेल डिवीजन के लिए स्टूडेंट्स लिख रहा है, एनसीईआरटी लिख रही है, साइटोकाइनिन have an specific impact on the cytokinesis, specific impact on the cytokinesis, CK, ठीक है, and were discovered as the kinetin, a modified form of adenine, a purine, ठीक है, modified form of adenine जो क्या है, प्यूरिन है, और आप ये कह रहे हैं डिस्कवर्ड एज द काइनेटिन, तो मैंने आपसे बताया था काइनेटिन जो है वो हेरिंग स्पर्म डीएनए से ऑब्टेन किया गया, जबकि जियाटिन इसका फर्स्ट नेचुरल फॉर्म कर्नेल से या फिर मेज जो कॉर्न है उससे ऑब्टेन किया गया था फ्रॉम द ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए। काइनेटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट्स, हाँ जियाटिन नेचुरली मिलता है। Search for the natural substance with cytokinin-like activities led to the isolation of the gelatin from core kernel and coconut milk. Since the discovery of gelatin, several naturally occurring cytokinins and some synthetic compounds with cell division promoting activity have been identified. Natural cytokinins are synthesized in region where rapid cell division occurs, for example root apex. ठीक है, तो इसका मतलब ये भी क्लियर हुआ, देखो कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूट अपेक्स में ही बनता है, आप ये कह सकते हैं मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो है रूट अपेक्स में, आप ये कह सकते हैं मैक्सिमम कंसंट्रेशन इसकी ऑब्टेन की जा सकती है। ये बिल्कुल क्लियरली ये कहना चाह रहा है कि जो रैपिड एलोंगेशन के साइट हैं, मैक्सिमम कंसंट्रेशन इसकी कहाँ मिलेगी, मैक्सिमम कंसंट्रेशन, और ये कंसंट्रेशन मिलेगी रैपिड सेल डिवीजन जहां हो रहा है, साइट ऑफ रैपिड सेल डिवीजन, जो रैपिड सेल डिवीजन का साइट है स्टूडेंट्स, वहां आपको इसकी कंसंट्रेशन मिलेगी। उसके बाद लिखा है डेवलपिंग शूट्स, यंग फ्रूट्स, इट हेल्प इन टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, डिफरेंशिएशन की एक्टिविटी करवाता है तो नई लीफ ये बना रहा है। डिले इन सेनेसेंस के साथ भी हमने लिखा रिचमेंट लैंग इफेक्ट, क्योंकि क्लोरोफिल रिटेंशन ये करवा रहा है। Cytokinins help overcome the apical dominance. They promote the nutrient mobilization which help in the delay of leaf senescence. तो न्यूट्रेंट मोबिलाइजेशन जो प्रमोट कर रहा है, इस न्यूट्रेंट मोबिलाइजेशन का भी इंपैक्ट आप ये कह सकते हैं क्या आएगा, देयर विल बी द डिले इन senescence. There will be the delay in senescence. ठीक है, ये सेनेसेंस प्रोसेस जो है उसको डिले करवा देता है। इस तरीके से ये स्टूडेंट्स आपने ऑक्सीन और साइटोकाइनिन के जो इम्पैक्ट्स हैं उनको स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जिब्रेलिक एसिड, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। थैंक यू।